हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आपकी जो रेगुलर क्लास बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉपरेशन की जो सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही थी, लगभग सारे टॉपिक को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। अब आपके इस सब्जेक्ट में कुछ ही टॉपिक बचे हैं, जिसके बाद आपका ये सब्जेक्ट जो एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉपरेशन है, इसके सारे टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। फिर हम कोई अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास को और समझने का प्रयास करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बात करें कृषि सहकारी समितियों की। जैसे कि पिछली क्लास में हमने सहकारी समितियां, कृषक सेवा समितियां, प्रसंस्करण सेवा समितियां क्या थी, समितियों के बारे में ही हमने पढ़ा था। तो आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे कृषि सहकारी समितियां। ये कृषि सहकारी समितियां क्या हैं, इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, उसी पे बात करनी है, ठीक है। क्योंकि हमने समितियों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो इसमें आपको जो है समझने में बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कृषि सहकारी समितियाँ। ये क्या होता है? किसानों द्वारा अपनी सामूहिक शक्ति और संसाधन का उपयोग करके कृषि संबंधी गतिविधियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए बनाए गए स्वैच्छिक संगठन है, ठीक है। अब इसको यहाँ तक समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कृषि सहकारी समितियाँ हैं क्या, ठीक है। तो देखिए, ये कृषि सहकारी समिति जो है ये किसानों द्वारा ही बनाई गई अपनी सामूहिक शक्ति। जब किसान इकट्ठा होकर एक समूह में जो है कार्य करते हैं तो उनका जो कार्य होता है वो भी बेहतर होता है, कृषि संबंधित गतिविधियां भी ढंग से प्रभावित होती हैं, ठीक है। उनको तरीके से प्रबंध करके, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और भी एक दूसरे का सहयोग करके संगठन में किसान जो है अपनी कृषि कार्य को करना, खेती को करना, और साथ ही साथ ये जो संगठन है वे स्वैच्छिक संगठन है। इसमें किसान जो है अपनी स्वेच्छा अनुसार जुड़ सकता है या संगठन को छोड़ भी सकता है। तो किसान को एक संगठन में रहने का यह फ़ायदा है कि जब वह एक संगठन में होगा तो कृषि संबंधी जो भी गतिविधियां हैं वो एक दूसरे के पूरक में काम करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो कृषि उत्पाद प्राप्त होता है उसको उनको बाजार में बेचने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि जब संगठित होकर किसान अपने उत्पाद को बाजार में ले जाता है तो बिचौलियों से भी बचकर वो जो है अपने फसल की या उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो कृषि उपकरण हैं, सब किसानों के लिए जो है यह उपकरण भी खरीदना जो है आसान नहीं होता है। तो इस वजह से जब किसान संगठन में होता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिलकर जो है कृषि उपकरण, इनपुट और तमाम प्रकार की जो गतिविधियां हैं कृषि संबंधित, साथ में मिलकर आपस में संयोगात्मक ढंग से कार्य करते हैं। अब आगे बात करेंगे, ये जो इसकी प्रमुख कुछ भूमिकाएं हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि उत्पादों का विपणन, ठीक है, यानी कि जो उनकी फसल उत्पाद हैं उसको बेचना, ठीक है, उसका विपणन। तो किसान को जो उनका उत्पाद है उस उत्पाद को उचित मूल्य दिलाने में मदद करता है। देखिए, ये सहकारी समितियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सहकारी समितियों की जो कुछ भूमिका है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहली भूमिका पर नज़र डालते हैं तो उत्पाद का वितरण, यानी कि जो किसान है, किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद। अब कैसे मदद मिलती है, हम इस पे बात करें तो बिचौलियों को ख़त्म करती है। जब समितियों में किसान संगठन में होता है तो बिचौलियों को ख़त्म करता है, ठीक है। सीधा किसान का जो है ये विपणन लागत को कम करते हैं, ठीक है। और किसान को छोटे छोटे उत्पादों को एक साथ लाकर उनका मोल भाव करने की शक्ति बढ़ती है। अब देखिए, अगर एक संगठन में मान लीजिए 100 किसान हैं, ठीक है, 100 किसान हैं, वो 100 किसान जो है अपनी फसल उत्पाद को, मान लीजिए सब किसान के पास थोड़ा थोड़ा उत्पाद है, फिर भी वो एक संगठन में रहकर एक साथ जो है अपने अलग अलग जो उनके उत्पाद हैं उनको बेचने में जो है बाजार में मोल भाव करने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि वो संगठित होते हैं, संगठन में होते हैं, ठीक है, संगठन में होते हैं। और संगठन में रहने का यही फायदा होता है कि ये बिचौलियों को खत्म करता है, ठीक है। बीच से बिचौलियों की जो बिचौली होते हैं, बिचौलियों के कारण उनका जो विपणन लागत कम करता है, यानी कि जो उत्पाद का मूल्य होता है वो कम मिलता है, वो चीज़ खत्म हो जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि किसान छोटे जोत के होते हैं, छोटे छोटे कम
मात्रा में उत्पाद होते हैं। तो इससे क्या होता है कि बिचौलियों के माध्यम से ही वह अपने उत्पाद को बेचते हैं, जिससे क्या कहते हैं बिचौलियों के माध्यम से उनको कम जो है मूल्य मिलता है। अब ये जब किसान संगठन में होते हैं, संगठित रहते हैं, तो इनकी मोल भाव करने की शक्ति भी बढ़ती है और जो है यह अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलता है इसको। दूसरा है ऋण सुविधा, ठीक है। इस पे हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि जो किसान है, सहकारी समितियां हैं, जो किसान समिति होती है, उसमें क्या होता है किसानों को उत्पाद का जो विपणन करने में आसानी होती है, साथ ही साथ ऋण की सुविधा होती है। जब एक संगठन है, ठीक है, संगठन में 100 किसान है मान लीजिए, ठीक है, कितना है 100 कृषक है, ठीक, 100 कृषक है, 100 कृषक हैं, ठीक, संगठन में 100 कृषक हैं। तो ये क्या होता है कि ये सदस्य जो है 100 कृषक के जो समिति होती है, क्या होता है एक दूसरे के लिए यह जो है एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं, साथी होते हैं। साथ ही साथ वो सदस्यों की जो उपज की सुविधा के बदले ऋण भी उनको आसानी से मिल जाता है और तत्कालिक, यानी कि उनको अगर आवश्यकता है पड़ जाती है किसी समय तुरंत धन की, तो वित्तीय आवश्यकताओं को भी पूरा करने में मदद मिलती है किसके द्वारा, इन समितियों के द्वारा। अब हम बात करें कृषि आदानों की पूर्ति, ठीक है, उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक उपकरण और भी जैसी मशीनरी, अन्य जो है कृषि आदानों की भी व्यवस्था होती है और उन्हें जो है उचित मूल्य पर जो है उपलब्ध कराते हैं। भंडारण की सुविधा हो गई, ठीक है, तो सदस्यों को उपज का भंडारण, वैज्ञानिक भंडारण की व्यवस्था होती है, जिससे फसल खराब होने से बचती है और किसान को सही समय पर अपनी उपज किसान जो है बेच सकता है। और किसान को इसका फ़ायदा यह होता है कि वह जो है अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करता है, ठीक है, क्या प्राप्त करता है, उचित मूल्य प्राप्त करता है। आगे बात करें प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन की, तो कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे किसान का जो है किसान को उनके उत्पाद का जो है बेहतर मूल्य मिलता है। बाजार सूचना, समितियों के माध्यम से किसान को बाजार की कीमतों की जानकारी के बारे में भी सही समय पर पता चल जाता है और उन्हें अपनी फसल बेचने के बारे में निर्णय लेने में भी मदद मिलती है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, तो खाद्यान्न की खरीद और समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी कहते हैं, जैसे सरकारी योजनाओं को लागू करने में भी जो है एक तरह से इनको मदद मिलती है। क्षमता निर्माण, किसानों और छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेश को बढ़ावा देती है और ग्रामीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात करें सहकारी गोदाम की, तो सहकारी गोदाम यानी कोऑपरेटिव गोडाउन जो होते हैं, सहकारी गोदाम या सहकारी कृषि समितियां का एक विभिन्न अंग होता है, जिसमें इन गोडाउनों में जो है किसान को अपनी फसल का भंडारण और विपणन के लिए रखा जाता है, किसान को अपनी फसल का भंडारण। तो जो सहकारी गोदाम होते हैं, जैसे सुरक्षित भंडारण, किसान को अपनी उपज को सुरक्षित रूप में स्टोर करने की सुविधा मिलती है, जिससे उनकी उपज खराब होने से बचती है और उन्हें अपनी उपज को बेचने के लिए बेहतर समय का इंतजार करने का अवसर मिल जाता है। आगे बात करें ऋण सुविधा का आधार, तो गोदाम में रखी उपज के रसीद के आधार पर किसान बैंकों से ऋण प्राप्त करते हैं, जिससे उनको तत्कालिक नकदी की जरूरत भी पूरी होती है। मूल्य स्थिरीकरण, भंडारण क्षमता बढ़ने से किसान अपनी उपज को बाजार में तब बेच सकते हैं जब कीमतें अनुकूल हो, जिससे उन्हें बेहतर रिटर्न मिलता हो और बाजार की कीमतों में स्थिरता आती रहती है। अब बात करें परिवहन लागत में कमी, सामूहिक भंडारण और विपणन से जो परिवहन लागत होती है वह भी कम होती है। कैसे, मान लीजिए जब ढेर सारे किसान होते हैं, समितियों में होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनकी कोई भी फसल को दूर बाजार में ले जाना होता है या फिर सामूहिक भंडारण करना होता है। इससे क्या होता है कि उनको जो इसमें लागत होती है उस लागत से भी बचते हैं, यानी कि कम लागत होती है, तो एक तरह से किसान को बचत होती है। गुणवत्ता नियंत्रण, कुछ गोदामों में जो उपज होता है उसकी ग्रेडिंग की जाती है, पैकेजिंग की जाती है, मानकीकरण की भी सुविधा होती है, ठीक है। ग्रेडिंग मतलब फसल को जो है उत्पाद को छांट कर अलग करना, ठीक है, फिर पैकेजिंग करना, उनका मानकीकरण करना, ताकि फसलों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, साथ ही साथ जो उनका उत्पाद है उसकी भी गुणवत्ता बनी रहे और उसका बेहतर दाम उन्हें मिले। अब बात करेंगे ICA, ठीक है,
इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ये क्या होता है? तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन है, ठीक है, और यह दुनिया भर की जो भी सहकारी समितियां हैं उनकी एक तरह से आवाज़ है, और यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसकी स्थापना 1995 में सहकारी सामाजिक उद्यम मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी, ठीक है। क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है ये 1895 में की गई। कब की गई? 1895 में की गई, सहकारी सामाजिक उद्यान मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए। इसकी यह भूमिका थी कि वैश्विक प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है वैश्विक स्तर पर सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है और सहकारी सिद्धांतों और मूल्यों को बढ़ावा देता है, ठीक है। दूसरा है नीति वकालत। ये क्या है? तो सहकारी अनुकूल नीतियों की वकालत करता है, साथ ही साथ सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है। ये हो गया क्षमता निर्माण, ठीक है। तो ये सहकारी समितियां जो हैं, समितियों के लिए क्षमता निर्माण की पहल की देखरेख करता है और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। अगला है ज्ञान साझाकरण, ठीक है। सहकारी आंदोलन में सबसे सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान के आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलता है। बात करेंगे नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की, जिसे NCUI भी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, ठीक है। NCUI भारत में सहकारी संगठनों की सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। क्या है ये? भारत में सहकारी संगठनों की सबसे सर्वोच्च संस्था है और इसकी कुछ भूमिकाएं प्रमुख हैं, जैसे कि शिक्षा और प्रशिक्षण, ठीक है। ये क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया ये क्या है? भारत की जो सहकारी संगठन है उसका सबसे सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। उसकी क्या है? सर्वोच्च संस्था है और इसकी कुछ प्रमुख भूमिका है। जैसे बात करें शिक्षा और प्रशिक्षण की, ठीक है, तो सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है ताकि सहकारी आंदोलन को मजबूत किया जा सके और सदस्यों को सहकारी सिद्धांत और प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जा सके, ठीक है। तो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ये भारत की जितनी भी सहकारी समितियां हैं उनका एक सर्वोच्च संस्था है। इसमें क्या है? इसकी भूमिका यह है कि यह शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान देती है, सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण का आयोजन करती है, जिससे उसके सदस्य सहकारी आंदोलन को मजबूत करने में मदद कर सके और सिद्धांतों और प्रबंधों के बारे में भी जागरूक किया जाता है। अगला है प्रतिनिधित्व। तो भारत में सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ये जो है NCUI नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, ये भारत में सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यह सहकारी आंदोलन की एक सर्वोच्च संस्था है और सरकार के साथ सहकारी नीतियों के संबंध में संवाद स्थापित करता है। बात करें नीति वकालत की, तो यह जो है सहकारी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार से नीतियों और योजनाओं के लिए बात करता है, वकालत करता है। अगला है अनुसंधान और प्रकाशन। सहकारी आंदोलन से संबंधित अनुसंधान करता है और साथ ही साथ प्रकाशनों के माध्यम से जानकारी का भी प्रसार करता है। आगे बात करेंगे NCUI हट। ये छोटे सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने का भी एक मंच प्रदान करता है, जिससे इन छोटे उत्पाद और स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलती है। अब हम बात करेंगे NCDC। ये क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। क्या है? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भी कृषि मंत्रालय या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसकी भी कुछ अपनी प्रमुख भूमिका है। एक बार फिर से देखते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1963 में संसद अधिनियम द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया। इसकी कुछ प्रमुख भूमिका है, जैसे कि योजना और वित्त पोषण। ये योजना और वित्त पोषण क्या है साथियों? तो कृषि उपज, खाद्य पदार्थ,
पशुधन और अन्य अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद, प्रसंस्करण, वितरण, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यक्रम की योजना बनाता है, उन्हें बढ़ावा देता है और वित्त पोषित करता है। आगे बात करेंगे ऋण सहायता। सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करता है। क्या करता है? ऋण सहायता। सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करता है ताकि वो अपनी व्यवसायिक गतिविधियों का विकास कर सके। तकनीकी सहायता, सहकारी परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता और विशेष सलाह भी प्रदान करता है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसान की आय, ठीक है, किसान की आय बढ़ाने में के लिए विभिन्न योजनाएं, ठीक है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करता है, जैसे युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना। आगे बात करेंगे निगरानी और मूल्यांकन। तो निगरानी और मूल्यांकन का मतलब जो भी परियोजनाएं या योजनाएं चल रही हैं उनकी निगरानी करता है, उनका मूल्यांकन करता है ताकि समय पर सेवा वितरण यानी सेवा जो है सुनिश्चित किया जा सके। आगे हम बात करें नेफेड की, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह भी एक भारत की राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ लिमिटेड है। इसकी स्थापना कृषि उत्पादों को सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नेफेड की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था कृषि उत्पादों और विपणन और भंडारण। ठीक है, तो कृषि उत्पादों का विपणन करना और उनका भंडारण करना। ठीक है, कृषि हो गया, बागानी हो गया, वन जो है उपकरण हो गए, ठीक है, वन उपज हो गए आदि का विपणन और प्रसंस्करण की और भंडारण की व्यवस्था, साथ ही साथ उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। खरीद और बिक्री की बात की जाए, कृषि जिंसों के व्यापार और विपणन को सुविधाजनक बनाता है, जिसमें अंतर्राज्यीय आयात और निर्यात व्यापार शामिल है। यह सरकार के एजेंट के रूप में खाद्यान्न की खरीद और वितरण का कार्य भी करता है। आगे कृषि आदानों का वितरण, कृषि मशीनरी उपकरण और अन्य इनपुट का वितरण। मूल्य समर्थन योजना, ये क्या है? तो किसानों को जो है उनकी उपज के लिए, ठीक है, किसानों को उनकी उपज का मूल्य सुनिश्चित करके मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद और संचालन करता है। वैज्ञानिक उपचार, कृषि उपज और अन्य वस्तुओं की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, मानकीकरण और वैज्ञानिक उपचार को बढ़ावा देता है। आगे बात करें आधारभूत संरचना, ये क्या है आधारभूत संरचना? कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण और वितरण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों का विकास करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिस पे हमने चर्चा की। तो ये बात थी, हम बात कर रहे थे किसकी? तो इसमें जो है हमने बात की नेफेड की बात की, और उसके बाद नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात की। ठीक है, और नेफेड जो है यह भी एक कृषि सहकारी संगठन है जो विपणन को और साथ ही साथ जो सहकारी नीतियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में जो है हम सहकारी समितियों के बारे में पढ़ा। जैसा कि हमारा जो सब्जेक्ट है बीएससी एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन, जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के कोर्स का सब्जेक्ट है। तो लगभग हम जो है आपके इस सब्जेक्ट के लगभग टॉपिक को जो है कवर कर चुके हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए जो टॉपिक हैं वो आने वाले 1-2 दिन क्लास में हम उसको ख़त्म कर देंगे। बाकी आपको किसी भी टॉपिक से कोई भी समस्या होती है तो आप उसको जो है हमसे पूछ सकते हैं, और उसके बाद जो है फिर हम आगे दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।